ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना आज का AWS बूट कैंप का डे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के बूट कैंप के अंदर हम एक थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे AWS के बारे में कि बाय क्लाउड, विदाउट क्लाउड क्या हम कर रहे थे और विद क्लाउड हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बूट कैंप के जो 3 मेन टॉपिक्स हैं, EC2 S3 क्लाउड फॉर्मेशन, इसके ऊपर हम हैंड्स ऑन लैब परफॉर्म करेंगे। लाइव में आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा so that you can get the better understanding how cloud works. ये सेशन हमारा completely in उर्दू लैंग्वेज होगा और इसमें हम इन दी एंड क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे जिसके अंदर हम आपकी क्यूरीज को एड्रेस करेंगे। ठीक है, सो आज के इस फर्स्ट डे के अंदर हम सिर्फ EC2 और S3 की हैंड्स ऑन लैब परफॉर्म करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे और जो चीज़ें आज हम परफॉर्म करेंगे कल हम उसी को विद क्लाउड फॉर्मेशन ऑटोमेट करेंगे। आज हम विद क्लिक्स विद कमांड्स काम कर रहे होंगे, कल हम इसको विद प्रॉपर कोड वी विल बी डिप्लॉइंग एवरीथिंग। ओके, सो before going into the depth, let me introduce myself. My name is Uzair Ismat and I am currently working as DevOps engineer in market, and I am AWS Solution Architect Associate Certified and AWS Solution Architect Professional Certified. You can reach me out at my email address, LinkedIn and my cell number. ठीक है, so हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है वो है विदाउट क्लाउड। काइंडली टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम IT बैकग्राउंड? Just raise your hands. Okay, so आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉयड होती हैं। फिजिकल डाटा सेंटर्स का आप लोगों में किसी को आइडिया है स्पेसिफिकली? ओके, दैट्स गुड। अब लेट्स से कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम दराज के एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। 11/11 की सेल ऑन है जो कि 11 नवंबर तक चल रही है। अब कोई भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है आपकी, जब वो एक फिजिकल डाटा सेंटर के अंदर डिप्लॉयड है, लेट्स से कि आज आपने एक एप्लीकेशन शुरू की, दराज ने अपनी प्रेडिक्टेड ट्रैफिक को देखा, उन्होंने कहा 5000 यूजर्स अ डे। उन्होंने 5000 यूजर्स अ डे के अकॉर्डिंग अपने सर्विस परचेज किए, सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट्स परचेज किए, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपना पूरे का पूरा एक डाटा सेंटर डिज़ाइन करके इस्टेब्लिश कर दिया। उनकी एप्लीकेशन लाइव हो गई, चलना शुरू हो गई। अब जैसा आप लोगों को पता है कि आजकल हमारी 11/11 की सेल चल रही है और इस सेल के दरमियान में आपको ये पता है कि हमेशा हमारे पास हायर नंबर ऑफ ट्रैफिक होती है। लेट्स से कि वो आम दिनों में तो 5000 यूजर्स के लिए कैपेबल थी। उन्होंने 5000 यूजर्स के हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लाइव कर दी। बट जब ऑल ऑफ द सडन एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ पे 8000 यूजर्स आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उनकी एप्लीकेशन क्या होगी, क्रैश हो जाएगी, वेबसाइट आपके पास एक्सेसिबल होना बंद हो जाएगी। अब उन्होंने क्या किया कि वो उसी वक्त मार्केट, उनकी टेक टीम गई, उन्होंने सर्विस परचेज किया और सर्विस ला के लगाना शुरू कर दिया और उन्होंने स्केलेबिलिटी कर दी कि 20,000 यूजर्स अ डे। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन 11/11 की सेल है, 11 नवंबर नाइट 11:59 PM एग्जैक्ट जैसी सेल एंड होगी, उनकी ट्रैफिक दोबारा नॉर्मलाइज होगी? प्लीज कोई भी अनम्यूट करके मुझे बताएं। जी डेफिनेटली। अब मुझे ये बताएं कि उन्होंने जो 5000 यूजर्स के अकॉर्डिंग सर्वर्स लगाए, वो तो 5000 यूजर्स से वापस आ गई ट्रैफिक। अब जो 15,000 यूजर्स एक्स्ट्रा के लिए वो सर्विस परचेज करके ले गए थे, वो नेक्स्ट सेल तक उनके लिए यूजलेस हैं। वो उनके लिए एक स्क्रैप के तौर पे
पड़े हैं उनके डाटा सेंटर के अंदर। तो विदाउट क्लाउड आपके पास स्केलेबिलिटी की ऑप्शंस बहुत कम होती हैं, आपको हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और जो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं, लेट से मैं अगर सॉन्ग की बात कर लेता हूँ, मैं जैस की बात कर लेता हूँ, मैं टीआरसी कंपनी है जो कॉल सेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है उसकी बात कर लेता हूँ, तो उनके जो डाटा सेंटर्स हैं वो 6 से 7 स्टोरीज बिल्डिंग्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और 24/7 एक सर्वर के साथ एटलीस्ट 5 to 10 आपकी पावर सप्लाईज अटैच्ड होंगी। इसी तरह आपकी नेटवर्क की केबल्स अटैच्ड होंगी। एक सर्वर के अंदर मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगी होंगी, मल्टीपल रैम्स लगी होंगी, मल्टीपल कूलिंग सिस्टम्स चल रहे होंगे और वहाँ पे आपका 24/7 एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपको एक्टिव चाहिए। और इवन आप इमेजिन कर लें कि उनकी कूलिंग इतनी होती है कि इवन आपको सर्दियों के गर्मियों के अंदर भी जैकेट्स पहन के उन रूम्स के अंदर एंटर होना पड़ता है। सो विदाउट क्लाउड वी हैव द इश्यूज विद द स्केलेबिलिटी। हम स्केल नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है। लेट से अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा एक इशू है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकते। बड़े लेवल की कंपनीज कर लेंगी लेकिन छोटे लेवल की कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर सकती। और अगर आप सर्वर्स को अपने डाटा सेंटर को, चाहे आपने एक कैबिनेट लगाई हुई है, एक रैक लगाया हुआ है, उसको भी अगर आप प्रॉपर कूलिंग सिस्टम, प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, अल्टीमेटली वो सर्वर्स आपके क्रैश होंगे और सर्वर फेलियर्स होंगे, केबल कटआउट्स का इशू, डिफरेंट इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं आपके फिजिकल डाटा सेंटर्स के अंदर। ठीक है। सो जब हमारे पास क्लाउड होता है तो हम क्या करते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कि विदाउट क्लाउड क्या होगा कि हमारी एप्लीकेशन अल्टीमेटली क्रैश करेगी। अब बात आती है विद क्लाउड। विद क्लाउड क्या होगा कि आपको जो भी क्लाउड है, आइदर AWS हो, आइदर GCP हो, आइदर एज्योर हो, आइदर अलीबाबा क्लाउड हो, आइदर वो IBM का क्लाउड हो, अक्रॉस ऑल द क्लाउड्स आपको स्केलेबिलिटी बहुत इजीली मिलती है। अब स्केलेबिलिटी इस तरह मिलती है कि हम फिर दराज की एग्जांपल की तरफ आते हैं कि आपके 5000 यूजर्स अ डे थे, आपने अपनी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह करनी है कि जैसे ही 5000 यूजर्स से ट्रैफिक एक्सीड करना शुरू करेगी, आपका क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही स्केल अप होना शुरू हो जाएगा, स्केल होगा। वो स्केल होते होते 20,000 यूजर्स को हैंडल करेगा और जैसे ही ट्रैफिक कम होना शुरू होगी उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा सर्वर्स आपके डिप्लॉय किए थे आपके AWS इंफ्रास्ट्रक्चर ने या किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ने, वो उसको बंद करना शुरू कर देगा और वापस 5000 यूजर्स पे ले आएगा। फिजिकल डाटा सेंटर में क्या था कि आपको हार्डवेयर परचेज करके अपने पास रखने पड़ रहे थे। यहाँ पे ये होगा कि जितनी देर आपके वो एक्स्ट्रा हार्डवेयर चले, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चले एज कम्पेयर टू द रूटीन, वो आपको उतनी देर की बिलिंग क्लाउड चार्ज करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन कॉन्सेप्ट ये है, स्केलेबिलिटी, हाईली अवेलेबिलिटी, हाई ड्यूरेबिलिटी। अब हाई अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हाई अवेलेबिलिटी किस तरह पे अचीव कर सकते हैं। अब हाई अवेलेबिलिटी आप इस तरह से अचीव कर सकते हैं कि लेट्स से एक फिजिकल डाटा सेंटर है और फिजिकल डाटा सेंटर के अंदर केबलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेट्स से शॉर्ट सर्किट होता है, आपका आग लग जाती है और आपके पूरे का पूरा फिजिकल डाटा सेंटर क्रैश कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास यूजर बेस जितनी थी वो भी आप लॉस्ट करेंगे, आपको सारा डाटा लॉस्ट होगा और माइट भी आपने उस दौरान बहुत मैसिव सेल्स की हो, आपका सारा कुछ वेस्ट हो जाए। या कोई क्रैश आ जाता है, कोई सर्वर्स आपके कोई एक किसी सर्वर की केबल्स कट डाउन हो जाती है, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तो आपको वहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। वेयर एज क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइंड है कि क्लाउड आपको इंश्योर करता है कि वी विल प्रोवाइड हाई स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, हाई ड्यूरेबिलिटी। हमने स्केलेबिलिटी को डिस्कस कर लिया। अवेलेबिलिटी किस तरह हाई रहती है कि मल्टीपल आपका जो डाटा होता है वो एक जगह पे नहीं रहता, आपका डाटा मल्टीपल डाटा सेंटर्स के मल्टीपल रैक्स के अंदर वो स्टोर करता है एंड ऑब्वियसली वो आपसे उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लेता है। ड्यूरेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको हर क्लाउड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है,
आप अपने डाटा को किस तरह से ड्यूरेबल रखेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आप लोगों को क्लियर है। ओके, वाई वो यूज AWS? बात ये कि अब हम AWS क्यों यूज कर रहे हैं। AWS को यूज करने की वजह यह है कि AWS एक अपना इंटरनेशनल मैजिक क्वाड्रेंट है जो कि हर साल सर्विस इशू करता है, और उसके बाद रिपोर्ट्स इशू करता है। अकॉर्डिंग टू दैट मैजिक क्वाड्रेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन सर्विस के अंदर टिल 2021 कंसेक्टिव 11 years AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन सर्विस के अंदर नंबर 1 पे रहा है, लीड कर रहा है। इस साल AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एज इन सर्विस में नहीं, आपकी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हैं, क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस की जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है AWS, उसके अंदर लीड कर रहा है। 2022 के अंदर भी वो नंबर 1 के ऊपर रेट हुआ है। अब AWS को यूज करने की स्पेसिफिक रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पुराना क्लाउड है, सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, सबसे स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, ठीक है, एज कंपेयर टू Azure, GCP, Alibaba, IBM, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर इन दी मार्केट है। अर्लीस्ट क्लाउड्स इन दी मार्केट अगर आपको कोई भी मिलेगा तो AWS है, और सबसे स्टेबल क्लाउड आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब AWS के कस्टमर्स क्या हैं, ये बहुत छोटे से स्लाइड्स हैं, उसके बाद हम आगे प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। आई नो थ्योरी इज वेरी बोरिंग। अब AWS के कस्टमर्स के अंदर आपको फेसबुक मिलेगा, एडोब मिलेगा, BBC न्यूज़ मिलेगा, ESPN मिलेगा, लिंक्डइन मिलेगा, नेटफ्लिक्स है, ट्विटर है, एयरबीएनबी है। और इसमें ये रेवेन्यू मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा ओल्ड है। फेसबुक $11 million AWS को पे कर रहा है, एडोब $8 million पे करता है, BBC न्यूज़ $9 million, ESPN $8 million, लिंक्डइन $13 million, नेटफ्लिक्स $19 million एंड ट्विटर $7 million। अब आप लोगों से बहुत सारों को पता होगा कि AWS की एक अपनी सर्विस है जो कि नेटफ्लिक्स का कंपेटिटर है, AWS प्राइम, जो आपको वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करता है। उसके बावजूद नेटफ्लिक्स अगर AWS का कस्टमर है तो ये इस चीज की गवाही है कि वाकई AWS हमारा सबसे स्टेबल क्लाउड है, सबसे सिक्योर क्लाउड है। और सबसे बड़ा इन स्लाइड्स में आप देखें, सबसे बड़ा चंक नेटफ्लिक्स पे कर रहा है $19 million, और ऑब्वियसली अब $19 million से भी एक्सीड कर गया हुआ है। ओके, बिफोर गोइंग इनटू द हैंड्स ऑन लैब, थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि AWS की सर्टिफिकेशंस का रोड मैप क्या है। तो सबसे पहले जो सर्टिफिकेशन आती है इनकी, वो आती है क्लाउड प्रैक्टिशनर, ठीक है, जिसको हम फाउंडेशनल लेवल कहते हैं। उसके बाद एसोसिएट है, फिर प्रोफेशनल है, फिर स्पेशलिटी है। एसोसिएट के अंदर, अच्छा फाउंडेशनल से हम स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशनल बहुत बेसिक्स है, आपको सर्विसेज का ओवरव्यू आना चाहिए, आप जस्ट सर्विसेज की थ्योरी कवर करके अब इस पेपर के अंदर अपीयर हो सकते हैं और वेरी इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएट है, उसके अंदर सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट आता है, सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट है, डेवलपर एसोसिएट है। इसमें थ्योरी प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए, और कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फाउंडेशन के निस्बत थोड़ा सा टफ पेपर है, और इसमें आपको तकरीबन 72% मार्क्स अचीव करने होते हैं, ठीक है। और एसोसिएट की $150 फीस है, फाउंडेशनल की आई गेस $100 to $150 फीस है। अगर आप एक सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट सर्टिफिकेशन के ऊपर आपको अप टू 50% का डिस्काउंट वो ऑफर करता है, फ्लैट 50%, हाफ फी आपको पे करनी पड़ती है। प्रोफेशनल, मोस्ट ऑफ द टफेस्ट सर्टिफिकेशंस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है एंड डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल है। इसमें आपको एटलीस्ट कोई 3 to 4 years का आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके पेपर की फीस ऑलमोस्ट $300 है, जो कि अगर आप पाकिस्तानी रुपीस कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 72-75,000 रुपीस बनते हैं।
एंड अबव प्रोफेशनल देयर इज अ स्पेशलिटी जिसके अंदर आपके पास एडवांस नेटवर्किंग, बिग डाटा, सिक्योरिटी, एमएल, एलेक्सा स्किल बिल्डर ये आती हैं, और ये प्रोफेशन से ज़्यादा टफ सर्टिफिकेशंस कंसिडर होती हैं मार्केट में। अच्छा, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग आईटी इंडस्ट्री से हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे न्यू लोग भी होंगे। ऑब्वियसली मार्केट सैलरीज बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये एक बहुत रफ फिगर है मेरे पास कि मार्केट सैलरीज के ऊपर जो हम बात करेंगे कि AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट ऑलमोस्ट $108,000 to $130,000 पर मंथ ले रहा है। ये यूएस इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन आर्किटेक्ट जो प्रो है वो 120 के इजीली ले रहा है, $120,000, और आपको टॉप फ्रीलांसर्स के अंदर AWS मिलेगा। AWS क्लाउड की बहुत बड़ी मार्केट आपको फ्रीलांसिंग के अंदर मिलेगी। और अगर मैं पाकिस्तानी मार्केट की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो टेम्पल्स मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं AWS बिल्डिंग के अंदर। रॉयल साइबर है, नॉर्थवे है, सेनोविस है, एक्सवर है, नेक्स्टब्रिज है, आरबीसॉफ्ट है, मॉन्ट्रिल केयर है, इसके अलावा प्योर लॉजिक्स, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे, और ये सारी AWS के पार्टनर नेटवर्क के अंदर रजिस्टर्ड हैं, AWS की पार्टनरशिप के साथ हैं। और AWS पार्टनरशिप के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अगर आप AWS पार्टनर की कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, अगर आप अचीव करते हैं, तो AWS आपको खुद प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करता है। ओके, सो अच्छा, थोड़ा सा हम अपने कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या हम कवर करेंगे। दैन हम मूव करते हैं अपने आज के प्रैक्टिकल के ऊपर। हमारे कोर्स के अंदर हम दो कोर्सेज को मेनली कवर कर रहे हैं, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड डेवलपर एसोसिएट। अगर आप इसको AWS 3-in-1 कहें तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम क्लाउड प्रैक्टिशनर भी इसके अंदर बहुत इजीली कवर कर लेते हैं। मोर देन 40 सर्विसेज को हम कवर कर रहे हैं अपने इस कोर्स के अंदर। मोर देन 45 हैंड्स ऑन लैब्स होती हैं। एवरी सैटरडे संडे लाइव सेशंस हैं जिसके अंदर आपको लाइव डेमोस करके हम दिखाते हैं। उसके बाद AWS के अकाउंट्स आप जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं, वो बाद में रिकॉर्डिंग्स के थ्रू देख के हैंड्स ऑन लैब्स परफॉर्म करते हैं। असाइनमेंट्स होती हैं, क्विजेस होती हैं, उसके बाद हमारे प्रैक्टिस एग्जाम्स होते हैं जो कि पेपर से रिलेटेड होते हैं और वेरी क्लोज टू पेपर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें 24/7 सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फ्री कोर्सेज हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, फ्री वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं, हमारी पाइपलाइन के अंदर हैं, और इंशाल्लाह हम सून वी विल गोइंग टू स्टार्ट द पॉडकास्ट, और a lot of free content will be available for the community. We have almost 200 plus students AWS, और इसमें से almost 100 के करीब सर्टिफाइड हैं। इसमें से प्रोमिनेंट कुछ सर्टिफिकेट्स जो कि लेटेस्ट हमारे पास हैं, ऑब्वियसली इसके बाद और भी सर्टिफिकेट्स आए हैं, लेकिन मोस्ट लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, AWS की हम कोर सर्विसेज की बात करते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज हो रही है मार्केट के अंदर। ये बूट कैंप से पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता होगा मार्केट के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज को मोस्ट कॉमनली लोग यूज कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन सर्विस है हमारे पास IAM है, S3 है, VPC है, इलास्टिक बीनस्टॉक है, Amazon EC2 है, इलास्टिक लोड बैलेंसर है आपकी, उसके अलावा आपकी ऑटो स्केलिंग है, क्लाउड वॉच है। और इन सर्विसेज को इन डिटेल इंशाल्लाह इफ़ यू विल जॉइन द कोर्स हम वहाँ पे इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे सर्विस बाय सर्विस। क्लाउड फॉर्मेशन इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस जो कि मार्केट के अंदर इस वक्त यूज़ हो रही है। और क्लाउड फॉर्मेशन के कंपेटिटर और भी है जो कि एक ओपन सोर्स टूल है जिसको हम टेराफॉर्म कहते हैं, वो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एस एन कोड प्रोवाइड करता है, और क्लाउड फॉर्मेशन भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एस एन कोड प्रोवाइड करता है। ओके, जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द बूट कैंप। बिफोर गोइंग इनटू द बूट कैंप, हाउ मेनी ऑफ द पीपल यू नो अबाउट S3? Okay, anyone of you can explain what is S3? भाई किधर हो तुम? Sir, S3 is a bucket or a storage service that we can use in AWS. Exactly. So, kindly note sir, थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको elaborate कर देता हूँ उसके ऊपर।
हाँ, बिल्कुल ठीक उन्होंने एक्सप्लेन किया कि S3 इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ठीक है, हमारे पास क्लाउड में दो तरह की स्टोरेजेस होती हैं। हेलो जी भाई, आवाज आ रही है? जी काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, S3 बेसिकली क्लाउड के अंदर हमारे पास ना दो तरह की सर्विसेज होती हैं, दो तरह की स्टोरेजेस हमें मिलती हैं। एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होती है और एक ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज होती है। जो S3 है वो हमारी है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज को मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोगों के पास लैपटॉप्स के अंदर हार्ड ड्राइव्स हैं, हार्ड ड्राइव्स के आपके पास पार्टीशंस हैं। आपकी सी ड्राइव के अंदर सारा आपके विंडोज का बूटेबल डाटा पड़ा होता है, वेयर जो अदर पार्टीशन होते हैं डी और ई होती हैं उसके अंदर आपकी स्टोरेज फाइल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, तो जो आपकी डी और ई ड्राइव जिसके अंदर आप जस्ट स्टोरेज फाइल्स रख रहे हो, सेम इसी तरह आपका S3 एक्ट करता है। S3 को ऑब्जेक्ट पे स्टोरेज इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ डाटा को स्टोर करता है, कोई भी डाटा बूट नहीं आप कर सकते, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते आप इसके अंदर, कोई विंडोज इंस्टॉल नहीं कर सकते। हाँ, उनकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आप यहाँ पे लाजमी रख सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास फोटोज होती हैं, PDF डॉक्यूमेंट्स एंड मैनी अदर फाइल्स दैट यू वांट टू स्टोर, यू कैन स्टोर। और S3 आपको वास्ट वैरायटी ऑफ स्टोरेज क्लासेस प्रोवाइड करता है कि आप डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस के अंदर अपना डाटा स्टोर करके अपनी कॉस्ट को कट डाउन कर सकते हो। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल ऑफ दैट थिंग्स, हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ये चीजें किस तरह से होती हैं। ओके, द ब्लॉक स्टोरेज, हम थोड़ा सा आगे EC2 को देखते हैं। S3 की बेसिक्स, लेट्स बिगिन विद S3 बेसिक्स कि इट्स, हमने जिस तरह बात की ऑब्जेक्टिव स्टोरेज है, जस्ट आपको फाइल्स अपलोड करने का अलाउ करता है। अनलिमिटेड स्टोरेजेस आपको ये प्रोवाइड करता है, अप टू 5 टेराबाइट की एक फाइल आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 5 टेराबाइट की आप एक फाइल अपलोड कर सकते हो। स्टोरेज ऑब्वियसली अनलिमिटेड होती है, इन फॉर्म ऑफ बकेट्स डाटा स्टोर होता है आपका। ठीक है, बकेट्स बनती है, बकेट्स के अंदर डाटा स्टोर होता है, तो एक फाइल आप मैक्सिमम 5 टेराबाइट की अपलोड कर सकते हो, और 5 टेराबाइट की आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर लो, दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, तो एक चीज इसके अंदर और होती है कि अगर फाइल का साइज आपका थोड़ा सा बड़ा हो, लेट्स से 5 GB हो, तो वो आपको चंक्स के अंदर ब्रेक करके अपलोड करनी पड़ती है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी हम बूट कैंप में देखेंगे कि यूनिवर्सल नेम स्पेस, दैट मीन्स के आपका जो नेम है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। आपका जो बकेट है उसको आप कह लो कि डी ड्राइव है आपकी, उसका जो नेम है वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। इफ यू हैव रिजर्व्ड वन नेम, देन नो वन कैन यूज द सेम नेम एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। और हम उसके बाद EC2 को देखते हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, देन हम बिगिन करते हैं अपना बूट कैंप। EC2 जस्ट जिस तरह आपका एक सर्वर होता है ना, जिस तरह आपका एक लैपटॉप है, वर्चुअली आपको वो एक सर्वर प्रोवाइड कर देता है, एक मशीन प्रोवाइड कर देता है जिसके ऊपर आप इंस्टॉलेशन करते हो। इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि लैपटॉप के ऊपर आपको GUI ग्राफिक्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको GUI नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ CLI मिलेगी। और 90 I guess 85 to 90%, I am 110% sure कि 85 to 90% application in the world don't have GUI है। बैकएंड में GUI नहीं होती, हमारे सामने एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमें कंप्लीटली वो काम करना होता है। ठीक है, और EC2 को वो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड क्यों कहता है? इलास्टिक, हमने इन द वेरी बिगिनिंग इलास्टिसिटी की बात की। ठीक है, कि पे एज यू गो सर्विस है, जितनी देर आपने यूज करना है आपने उतनी देर का पे करना है। जैसे आपकी सर्विस बंद, आपका सर्वर बंद, आपकी बिलिंग स्टॉप है। सो इसमें इलास्टिसिटी आप इस तरह से अचीव करते हो। आपने सर्विस एक्स्ट्रा लगाना है, यू कैन ऐड द सर्वर्स ऑन जस्ट फ्यूअर क्लिक्स, और आप विद इन फ्यूअर क्लिक्स आप उन सर्वर्स को खत्म भी कर सकते हो। सो इलास्टिसिटी, दिस इज इलास्टिसिटी। ओके, दिस इज इलास्टिक। देन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट ना ऑप्शंस होती हैं। हमारे पास EC2 के अंदर ऑन डिमांड, रिजर्व, स्पॉट एंड डेडिकेटेड होस्ट होते हैं। जो हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे अभी कि हम सर्वर्स अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लॉन्च करते हैं, यूज़ करके हम टर्मिनेट कर देते हैं। दिस इज द वन थिंग जो कि हम ऑन डिमांड से अचीव करते हैं। ऑब्वियसली हायर इन बिलिंग कॉस्ट ज़्यादा है। If we talk about reserved instances, तो reserved instances आपके वो इंस्टेंस होते हैं जो you know कि हमने मैक्सिमम आफ्टर 3 years की एप्लीकेशन हमारी चलनी है, अब उन 3 साल के लिए उस सर्वर को रिजर्व कर लेते हो कि भाई ये सर्वर मेरा है,
आई विल बी पेइंग फॉर दिस और वेट अ केस आपको दे देते हैं। स्पॉट इंस्टेंस बहुत सिंपल इस टाइप के, आप बिडिंग करते हैं, बिडिंग बेस पर आपको स्पॉट सर्विस मिलते हैं और जैसे ही आपसे हाईएस्ट कोई बिड कर लेगा वो सर्वर उसको एलोकेट हो जाएगा डेडिकेटेड होस्ट। अब हम बात कर रहे थे रैक्स की। अब रैक्स के अंदर पूरे पूरे सर्वर होते हैं और हर सर्वर के अंदर मल्टीपल पार्टीशन होती हैं, तो वो आपको शेयर्ड टेंडेंसी के अंदर सर्विस मिल रहे होते हैं। मतलब एक ही सर्वर के अंदर 50 मुख्तलिफ लोगों को शॉर्ट चंक्स मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं डेडिकेटेड होस्ट, तो वो पूरे का पूरा एक सर्वर, इधर उस सर्वर को लेट से मैं कहता हूँ कि 1 एक्साबाइट उसके अंदर 1 एक्साबाइट की हार्ड ड्राइव लगी हुई है, 1 एक्साबाइट उसके अंदर हार्ड ड्राइव रैम लगी हुई है, तो पूरे का पूरा सर्वर आप रिजर्व कर सकते हो इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ नीड्स। ओके, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज बूटकैम्प। नाउ हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट द AWS कंसोल। ये आपका AWS का कंसोल होता है जिसके ऊपर आपके सामने डिफरेंट सर्विसेज आ जाती हैं। सर्विसेज की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाती हैं और वास्ट वैरायटी ऑफ सर्विसेज को ये सपोर्ट करता है। एनालिटिक्स की आपने करनी है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, कॉस्ट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन, IoT, इवन आपने स्पेस, सैटेलाइट, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी जाना है, तो उसकी भी सर्विसेज आपको AWS क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज द कंसोल ओवरव्यू। आप सर्विसेज को बाय द नेम इस सर्च बार के अंदर सर्च कर सकते हो। उसके अलावा ये हमारे पास रीजन्स होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल, ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आप लोग सेशंस रजिस्टर करेंगे AWS कोर्स के अंदर, हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। सो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था कंसोल का। Okay, let's begin with the S3. I will just simply click on S3. Okay, आप लोग मुझे काइंडली अपना फीडबैक शेयर करें कि कैसा सेशन अभी तक चल रहा है, so that if you have any issue and problem, we can mold the session according to that. Next, kindly share your feedback. अच्छा, हमें ये इसकी बाद में स्लाइड्स मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, आपको स्लाइड्स भी मिलेंगी और इंशाल्लाह ये सेशन इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। ओके, सो ये हमारा S3 का कंसोल है। इसका एक शॉर्ट सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बकेट्स हमारे पास आ रही हैं, आपको जितनी बकेट्स आ रही हैं उसकी टोटल में जो स्टोरेज बता रहा है कैलकुलेट करके 310.2 MB है। ऑब्जेक्ट काउंट्स ये हैं, एवरेज ऑब्जेक्ट का साइज हमारा ये है और ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आती हैं। सो सिंपली मैं आप लोगों के सामने से एक बकेट क्रिएट करूंगा। इसके अंदर हम एक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे और स्टैटिक वेबसाइट ऑब्वियसली वो वेबसाइट होती है जिसमें बैक एंड के ऊपर किसी किस्म का कोई डेटाबेस नहीं लगी होती, तो आपका डाटा इन आउट नहीं हो रहा था। एक हार्ड कोडेड जो डाटा होता है हम सिर्फ उसके बेस के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। सो सिंपली मैं क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। नो, अब ये देखें मेरे से बकेट नेम मांग रहा है। यहाँ पे नीचे ये नेमिंग कन्वेंशंस भी आपको मिल जाएंगी। नेमिंग कन्वेंशंस का भी हमें यहाँ बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स का, और डिफरेंट हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को अलाउ करता है, कुछ नहीं अलाउ करता। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और S3 हमारी एक ग्लोबल सर्विस है, ये ग्लोबली क्रिएटेड होती है, लेकिन हम बकेट को किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं बकेट का यहाँ पे नाम दे देता हूँ बूट कैंप 2022। ओके, बाय डिफॉल्ट हम रीजन US ईस्ट फ्रंट के साथ चलेंगे, जिसको नॉर्दर्न वर्जीनिया हम कहते हैं, और ये AWS का सबसे बिगेस्ट रीजन है। दिस रीजन हैज ऑलमोस्ट six availability zones. ठीक है, regions and availability zones, it's totally different things. Okay, let me explain the regions and availability zones. Regions आपकी geographical locations होती हैं। जिस तरह मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ कि
लेट से आप कह लें कि पंजाब आपका एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, पंजाब के अंदर डिफरेंट शहर आते हैं ना आपके, या डिफरेंट सिटीज आती हैं, या डिफरेंट आपकी एरियाज आते हैं। तो अब जो अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं वो आपकी फिजिकल लोकेशंस, लेट से कि हम कहते हैं कि पंजाब एक जियोग्राफिकल रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन के अंदर लाहौर एक हमारा स्पेसिफिक, लाहौर वेरी स्पेसिफिक हमारा एक अवेलेबिलिटी जोन है। तो उस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमारे मल्टीपल डाटा सेंटर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और डाटा सेंटर्स का काउंट कभी भी हमें AWS नहीं बताता, ठीक है। उसके बाद हम वापस S3 के ऊपर आते हैं। ये सेटिंग्स एग्जिस्टिंग बकेट की ऑप्शनल है, हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑनरशिप की बात करते हैं। तो ये ACLs होते हैं। ACLs का मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को पब्लिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स AWS S3 के अंदर अपलोड होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, वो पब्लिक नहीं होते, हमें इनको पब्लिक से करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स आपकी दुनिया के लिए एक्सेसिबल हों, जिससे मैं अभी एक वेबसाइट अपलोड करूंगा, मैं आप लोगों के साथ URL शेयर करूंगा, आप पहले उसको एक्सेस करके देखेंगे, वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होगी। उसके बाद मैं यहाँ से उसको पब्लिक करूंगा, देन वो आपके लिए एक्सेसिबल होगी। ये जो ऑब्जेक्ट ऑनरशिप्स होती हैं, अगर आपने पब्लिक प्राइवेट रखना है, ये फाइल्स की परमिशंस होती हैं, स्पेसिफिकली हम उसकी बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ से इसको इनेबल रखेंगे। ओके, उसके बाद ये बकेट लेवल की परमिशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बकेट पब्लिक हो, देन आप उसको अनचेक कर दें। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी बकेट प्राइवेट है तो आप ऑब्जेक्ट को पब्लिक नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू मेक द बकेट पब्लिक, देन यू कैन मेक द ऑब्जेक्ट पब्लिक। सो मेरे से भी कंफर्मेशन मांग रहा है, आई विल जस्ट चेक दिस, और ये मैं उसको कंफर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। There are multiple options, bucket versioning. Any one of you have idea about versioning? कि versioning क्या होती है? Please explain. जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात। बकेट वर्जनिंग ये होती है कि जो फाइल है ना बकेट में, अगर वो ओवरराइट हो रही हैं तो वो एक नया वर्जन क्रिएट करेगा उसका ओवरराइट जो फाइल है। ये बेसिकली वर्जन एग्जैक्टली। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग IT प्रोफेशनल्स हैं, तो आप लोग गिट को यूज़ करते होंगे वर्जन कंट्रोल के लिए, सोर्स कोड वर्जन कंट्रोल के लिए आप लोग गिट को यूज़ करते होंगे। जिस तरह आपके वहाँ पे कोड के वर्जन्स बन रहे होते हैं, एग्जैक्टली सेम आप S3 के अंदर भी अपने वर्जन्स बना सकते हो। देयर इज अ सर्विस, AWS की एक सर्विस है जो कि है कोड पाइपलाइन, CI/CD, जिसको हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब CI/CD पाइपलाइन अगर आप लोगों में से किसी ने इंप्लीमेंट की हो तो उसके अंदर आप बिटबकेट को, गिटहब को यूज कर रहे होते हो। वेयर एज AWS के अंदर आपको AWS की CI/CD पाइपलाइन के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है कि आप अपना सोर्स कोड S3 बकेट के अंदर मेंटेन कर लें। तो जब आपने सोर्स कोड को मेंटेन करना हो विद प्रॉपर वर्जनिंग, देन यू कैन यूज द वर्जनिंग ऑप्शन, ठीक है। टैग्स ऑप्शनल होते हैं, सिर्फ एक टैगिंग होती है कि अगर हमने बिलिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें देखनी हो तो हम वहां से देख सकते हैं। इंक्रिप्शन जस्ट सिंपल स्टेट कि आपकी जो इंक्रिप्ट डाटा आप कहते हैं कि हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो, ये उसके लिए होता है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर हम चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट लॉक है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट एक दफ़ा राइट हो जाए उसके बाद वो ओवरराइट ना हो, तो आप उसके लिए उसको इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसका और कोई काम नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम इसको डिसेबल ही रखते हैं। सो सिंपल स्टार्ट में यहाँ से क्रिएट बकेट के ऊपर क्लिक करूंगा और हमारी एक बकेट क्रिएट हो जाएगी। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। एनीवन ऑफ यू? मेरा एक क्वेश्चन है इस हवाले से कि ये डिफरेंट क्लासेस होती हैं S3 की, तो उसके बारे में बता दें थोड़ा सा, और ये कर दें अच्छा, कहाँ कब और कैसे यूज। अच्छा, S3 की डिफरेंट क्लासेस होती हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड क्लास होती है, उसके बाद स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होती है, उसके बाद हमारे पास इंटेलिजेंट टीम होती है, उसके बाद हमारे पास ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल होती है, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल होती है, ग्लेशियर में डीप आर्काइव होता है। ये हमारे पास क्लासेस हैं और इन क्लासेस के दरमियान हम डाटा अपनी स्विचिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज केसेस। हर क्लास के अंदर एक
लिमिट है। अब स्टैंडर्ड के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी। स्टैंडर्ड की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, उससे कम कॉस्ट स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट की है, फिर उससे कम इंटेलिजेंट टेरिंग की है। फिर हम ग्लेशियर की बात कर रहे थे, ग्लेशियर को हम आर्काइव भी कहते हैं, आर्काइव इंस्टेंट रिट्रीवल कह रहे हैं, उसकी कॉस्ट उससे कम है। फिर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल की उससे कम है, और डीप आर्काइव की उससे कम कॉस्ट है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द यूज केसेस हम यूजिंग लाइफ साइकिल रूल्स अपने डाटा को उसके एक्सेस पैटर्न्स के बेस के ऊपर स्विचिंग करवा रहे होते हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर। साकिब, इज दैट क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे हम प्रैक्टिस के लिए AWS का फ्री टायर अकाउंट यूज़ करते हैं, तो उसमें अगर हम ये S3 की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पैसे वगैरह तो नहीं पड़ते? क्योंकि नॉर्मली तो EC2 इंस्टांस या कोई चीज़ हम प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं, उसे टर्मिनेट या टर्न ऑफ कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं। तो इसमें सर प्रैक्टिस का क्या तरीका है कि अगर बना के हम ये बकेट छोड़ देते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, तो पैसे वगैरह या बिलिंग तो नहीं चार्ज होती? हाँ, अच्छा, फ्री टियर के अंदर अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो बिलिंग ऑब्वियसली आपको चार्ज होती है, पर मंथ आप बिलिंग डैशबोर्ड के अंदर जाके देखिएगा, पर मंथ आपके पास कोटा होता है। अगर आप उस कोटे से ज़्यादा का अगर आपका स्टैंडर्ड पड़ा है तो ऑब्वियसली वो आपको बिल अप करेगा। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया है और उसके बाद अगर आपको वो रिसोर्स नहीं चाहिए तो सिंपली उसको आप डिलीट कर दें, ताकि ये बिलिंग वाला इशूज़ ना हो। और ये बेस्ट प्रैक्टिस खाली फ्री टियर अकाउंट के अंदर नहीं, अगर आपके प्रोडक्शन के अकाउंट्स हैं जो कि बिलिंग वाले अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर भी ये प्रैक्टिस को लाजमी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते ना तो आपका डाटा एक्सपैंड करता जाता है, और एक्सपैंड करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो एक दफ़ा आपने जो रिसोर्स यूज़ कर लिया है एंड यू डोंट नीड इट एनीमोर, उसको आप इंस्टेंटली डिलीट करते हैं। जी उमर, ठीक है सर। जी ऐसा ना कोई क्वेश्चन है? जी हरून, आपका? ओके, सो ये हमारी बकेट बन चुकी है बूटकैम्प 2022 के नाम से। हम इस बकेट के अंदर जाते हैं, मैं सिंपल यहाँ से अपलोड करता हूँ, और मैं कोई एक फाइल यहाँ पे सिंपल एक इमेज फाइल यहाँ पे मैं रखता हूँ सो डैट हम उसको देख सकें। मेरे पास यहाँ पे let me check, I have one image file जो कि हम ये इसको हम अपलोड करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपका जो भी ऑब्जेक्ट अपलोड होता है S3 बकेट के अंदर वो आपका प्राइवेट होता है, उसको आपको पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। AWS बूटकैम्प है, परमिशंस क्या है हमारे पास। हम उसको जो प्री डिफाइंड ACLs हमने बकेट क्रिएट करते हुए बनाए थे हम उसी को रखेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। इन्होंने अब यहाँ पर रिसेंटली एक चीज़ और एड कर दी है कि आप यहाँ से इसको पब्लिक रीड की एक्सेस भी दे सकते हो। अभी हम इसको प्राइवेट रखेंगे सो डैट मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसके अंदर क्या इशूज आते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप देखें, हम बात कर रहे थे स्टोरेज क्लासेस की, अभी साकिब ने क्वेश्चन रेज किया, तो ये क्लासेस हैं स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट, वंस ऑन इनफ्रीक्वेंट जो कि मैं स्किप कर गया, ग्लेशियर है, ग्लेशियर फ्लेक्सिबल है, ग्लेशियर डीप आर्काइव है। ये जो रिड्यूस रिडंडेंसी है ये वैसे ही ऑब्सोलीट हो चुकी है मार्केट से। ये अब AWS को आपको कहीं पर स्टोरेज क्लासेस का कंपेरिजन करेंगे तो चार्ट्स के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड के अंदर होता है, लेकिन आप अपलोड करते हुए क्लासेस को चेंज कर सकते हो। अब मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एंड फ्रीक्वेंट के अंदर मिनिमम आपने 30 डेज डाटा अपना स्टोर रखना है, उससे पहले आप किसी और क्लास के अंदर मूव नहीं कर सकते। इसी तरह वंस ऑन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में है, और ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल के अंदर 90 डेज से पहले आप अपना डाटा किसी और क्लास के अंदर मूव नहीं कर सकते। ग्लेशियर फ्लेक्सिबल इंस्टेंट रिट्रीवल के अंदर भी आप बिफोर 90 डेज अपना डाटा कहीं पे मूव नहीं कर सकते। डीप आर्काइव के अंदर आपको मिनिमम 180 डेज अपना डाटा रखना है, उसके बाद आप किसी और क्लास के अंदर अपना डाटा को मूव कर सकते हैं। ठीक है,
सो यहाँ से सिंपली हम अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा ये ऑब्जेक्ट अपलोड होना शुरू हो गया। ठीक है, ओके। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, एक्शंस में जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे देखें ये यूआरएल है। मैं ये यूआरएल कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं चैट में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस यूआरएल को आप लोग एक्सेस करके देखेंगे आप लोगों के पास क्या एरर आता है। और मैं यहाँ पे अपने पास ब्राउज़र में ओपन कर देता हूँ उसको। सो आप सबको एक्सेस कराने का एरर मिल गया। ओके, अब मैं लोकल अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ पे ओपन करूँ तो लोकली मेरे पास एक्सेसिबल है, लेकिन मैं अगर इस यूआरएल को हिट कर रहा हूँ तो मेरे पास भी वो एरर दे रहा है। ठीक है, और जो मैं आपसे बात कर रहा था एआई की, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये चार्ट है। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली हम एक्शन जाएंगे, ये हमारे पास ऑप्शन है मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम मेक पब्लिक कर देंगे। अच्छा, अब आप ये लोग यूआरएल को रिफ्रेश करके देखें, आप उनके पास ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मुझे। ओके, वेरी गुड। सो एक चीज है, ओके। अब हम S3 के अंदर एक चीज और करते हैं। मैं सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीशन भी हम देख लेते हैं, डिलीट किस तरह होता है। सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और डिलीट के ऊपर क्लिक किया, और वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो आप यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे यस परमानेंटली। ये मैंने डिलीट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो गया है। जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें, then we will move on. जी, any questions? ओके, अब हम क्या करते हैं कि एक मेरे पास स्टैटिक वेबसाइट का जी क्वेश्चन। इसमें हम ये कर सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक चंक ऑफ आईपी पूल को हम लोग सिर्फ अलाउ करवाना चाहें और सिर्फ उसी को करवाएं, यानी कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास स्टैटिक आईपी है, ठीक है, वो हम मतलब कुछ एसीएल टाइप का जैसे हमारा नेटवर्किंग में होता है, तो सिर्फ वो स्पेसिफिक पूल अलाउ करवाएं कि उस स्पेसिफिक पूल से अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो करे उसको, S3 बकेट को। एग्जैक्टली, हमारे पास यहाँ होती हैं बकेट पॉलिसीज, हम बकेट पॉलिसीज के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, S3 के अंदर ये बहुत, एक मैं आप लोगों को बेसिक कवर अप करवा रहा हूँ यहाँ पे। इन डिटेल जब आप लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हम बकेट पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे, फिर हमारे पास आगे क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी, तो उसके अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बहुत ऑप्शंस होती हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हम जो प्रोडक्शन साइट्स होती हैं उसमें हम इसमें बकेट्स को ओपन नहीं रखते, हम उसको प्राइवेटली ही रखते हैं। सो अदील, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। ओके, अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं कुछ स्टैटिक वेबसाइट को, और हम उस स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को यहाँ पे देखते हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं। मैंने कुछ फाइल्स ऐड की हैं और ऑब्वियसली वी नीड टू CSS एज वेल, तो हम उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, अब हम इसको सिंपली अपलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा डाटा अपलोड होना शुरू हो गया। एंड लेट्स गेट कि ये सक्सेसफुल अपलोड हो जाए। जी, एनी अदर क्वेश्चंस?
ये हम डाटा किसी भी फॉर्मेट में इसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ डाटा आप किसी भी फॉर्मेट में, मुसल आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ये स्टोरेज सर्विस आपके लिए। राइट, और किस किस्म का डाटा यूज होना चाहिए इसमें? आप एप्लीकेशन का कोड यहाँ पे रख सकते हो। AWS CI/CD पाइपलाइंस जो होती हैं उसके अंदर आप अपनी सोर्स लोकेशन S3 को दे सकते हो कि मेरा कोड जब भी उठाना है S3 से उठाना है। आप PDF फॉर्म, JPG, इमेजेस, वीडियोस, आप जो वॉट एवर डाटा यू वांट टू स्टोर यू कैन स्टोर। ये मैं इस वक्त आपके सामने पूरी एक एप्लीकेशन यहाँ पे रखा हूँ, वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट रखा हूँ, हम इसको होस्ट कर सकते हैं यहाँ से। एंड आई हैव इम्प्लीमेंटेड द सोल्यूशन कि मेरे पास एक एप्लीकेशन थी, उसका स्टैक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वो एप्लीकेशन का फ्रंट एंड कम्प्लीटली S3 के ऊपर है, बैक एंड उसका सर्वर के ऊपर है। सो ट्रैफिक लैंड जो होती है वो S3 बकेट के ऊपर होती है, S3 बकेट से वो राउट होती है EC2 के ऊपर। सो यू गॉट द आंसर? या, थैंक यू। Welcome. Okay. Any other questions? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जितना भी सारा काम हो रहा है ये AWS फ्री टियर अकाउंट पे हो रहा है? अब वैसे तो ये फ्री टियर के अंदर अभी फॉल करता है अकाउंट, लेकिन इसके ऊपर हमारी एक्टिवली बिलिंग हो रही होती है क्योंकि हम फ्री टियर से एक्सीडेडली ही काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो फ्री टियर के अंदर सर ये जी क्वेश्चन क्या है? सर आप कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा हूँ कि फ्री टियर के अंदर ना आपको पर मंथ, जिसमें मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कुछ कोटास मिलते हैं, ठीक है। और फ्री टियर के अंदर अगर मैं EC2 की बात करूँ तो सिर्फ T2 माइक्रो आपको सपोर्ट करते हैं, फ्री टियर के अंदर और कोई सपोर्ट नहीं करता। सो फ्री टियर आपके पास 1 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप पर मंथ बिलिंग से बचना चाहते हो 1 साल के लिए, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वंस यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क, आपने टेस्टिंग कर लिया है, लैब परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आप उस रिसोर्स को डिलीट कर दो। रिसोर्स क्रिएशन और डिलीशन बहुत आसान है इसके अंदर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अनान आप कुछ कह रहे थे? सर ये जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे, जिस तरह भी इसको अपलोड कर रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट को, तो फ्री टियर अकाउंट पे आप कह रहे हैं कि इसको अपलोड करके, ठीक है ना, हम उसको लाइव यानी कि चेक कर लें और फिर इस रिसोर्स को डिलीट कर दें, तो एग्जैक्टली। वो साल तक ये वैलिड रहेगा? हाँ देखें, कोटा जो है वो पर मंथ पूरे 1 साल के जो फ्री टियर है, लेट मी शो यू, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सो दैट ये क्वेश्चन जो एक आप लोगों को माइंड में चल रहा है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा इससे। वो अली हसन शोर कम करो। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये AWS बिलिंग डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको ना फ्री टियर्स का वो कोटा शो करता है एग्जैक्टली। आई डोंट नो वेयर इट शोज, फर्स्ट में बिलिंग नहीं देख रहा होता क्योंकि मेरे पास अभी क्रेडिट्स हैं, तो क्रेडिट्स की वजह से मुझे शो नहीं कर रहा। सो आप क्रेडिट्स भी ले सकते हो, इजीली आपको मिल जाते हैं। वैलिड आपके पास कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल हो जिसके ऊपर वो थोड़ा सा चेक करते हैं और उसके बाद वो आपको क्रेडिट्स एलोकेट कर देते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पे ही आपको ना कॉस्ट एलोकेशन की कॉस्ट कैटेगरीज मिल जाती हैं, यूजेज रिपोर्ट्स मिल जाती हैं कि आपने पर मंथ कौन सी कॉस्ट किस तरह यूज़ किया। ये फ्री टियर अकाउंट के अंदर मिल जाता है आपको, क्योंकि इस ये और अच्छा इसमें मज़े की चीज़ एक और मैं आपको बता देता हूँ कि जो रूट अकाउंट होता है ना, उसके ऊपर अगर आप फ्री टियर लिमिट से एक्सीड कर रहे होते हो पर मंथ, जो पर मंथ आपको एक स्पेसिफिक कोटा मिलता है। लेट से मैं अगर बात करूँ, एग्जांपल मैं आपको देने लगूँ कि लेट से के टोटल पूरे ईयर की आपको AWS ने 1 टेराबाइट का S3 का फ्री कोटा दिया है, तो उसने उसको 12 मंथ्स के ऊपर डिवाइड किया होगा। अगर हर मंथ में आप उससे एक्सीड करे होगे ना उस स्पेसिफिक कोटा से, तो AWS क्या करेगा कि आपको ईमेल जनरेट कर देगा कि फ्री टियर अलर्ट कि आपकी ये लिमिटेशन थी, इससे ऊपर आपकी बिलिंग चली गई है। ठीक है, ये सर्विस कोटास मिल गया मुझे, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। और ऑब्वियसली मेरे पास इस वक्त सर्विस कोटास भी चल रहे हैं क्योंकि हमने रिसेंटली अकाउंट बनाया और इसके ऊपर हमारे पास क्रेडिट्स भी हैं। तो क्रेडिट्स में से हमारी सिर्फ वही अमाउंट डिडक्ट हो रही होती है जो हमारे कोटा से एक्सीड कर रही होती है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे कोटाज हैं, ये आप कौन सी सर्विस को किस तरह यूज़ कर सकते हो। मैं बात करता हूँ EC2 की, तो यहाँ पे ना आपको कोटाज इजीली मिल जाते हैं। आप उन कोटाज की बेस के ऊपर आप अपनी बिलिंग को देखते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? यस सर, थैंक यू। ओके, अगेन बैक टू द S3। हमारी ये वेबसाइट स्टैटिक अपलोड हो चुकी है, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सारी फाइल्स को, एक्शंस में जाते हैं, हम इसको यहाँ से पब्लिक कर लेते हैं। ये हमारी फाइल्स यहाँ पे पब्लिक हो जाएंगी। अभी ये हमारी सक्सेसफुल पब्लिक हो गई हैं। AWS की बेस्ट चीज़ ये है कि अगर ये पब्लिक यहाँ पे ना होती तो रेड कलर के अंदर आपको वो एरर शो कर देता, अदरवाइज ग्रीन इज द सिंबल ऑफ स्टेटस 200 ओके। अब हम जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज के अंदर जाके ये हमारे पास सबसे लास्ट में है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के ऑप्शन, इसको हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसको यहाँ से इनेबल करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे उसको होस्टिंग स्टैटिक वेबसाइट। अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर रिक्वेस्ट राउट करवाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इंडेक्स डॉक्यूमेंट में हम देंगे index.html और एरर डॉक्यूमेंट में हम देंगे error.html। ठीक है, error.html ऑब्वियसली तब डिस्प्ले करेगा जब आपके पास एरर का कोई पेज एग्जिस्ट ना करता हो, तो वो फिर आपके पास डिस्प्ले करेगा। हम यहाँ से कर देते हैं सेव चेंजेस। नाउ अब ये देखें, ये हमारे पास उसने ये वेबसाइट एंड पॉइंट दे दी हमें। हम इसको सिंपली स्टार्ट कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप हमारे पास एक्सेसिबल होगा। और बल्कि मैं आप लोगों के साथ भी लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग भी इसको टेस्ट करें। सो आप लोग इस URL को हिट करें और टेस्ट करके मुझे बताएं कि आप लोगों के पास वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है पूरी। सो दिस इज द मेन थिंग कि आप यहाँ पे इस तरह से अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हो। गॉट द पॉइंट? ओके, इसके बाद हम एक बहुत शॉर्ट सी लैब करेंगे जिसके अंदर EC2 है। हम सेम वेबसाइट को EC2 पर डिप्लॉय करेंगे। कोड इस ये मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को डिसेबल कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेन चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये मैं इसको यहाँ से डिसेबल करूँगा, ये डिसेबल्ड हो गया हमारा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं हमारे पास कोई नहीं है, और उस URL को भी आप रिफ्रेश करके देख लोगे तो आप लोगों को वो एरर ही थ्रो करेगा। ठीक है, 404 नॉट फाउंड से देखिए। अब यहाँ पे जो हमारा कोड पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन हमारे पास पूरी यहाँ पे पड़ी हुई है ना S3 बकेट में। मैं इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को अपने EC2 सर्वर के ऊपर कॉपी करूँगा विद CLI, और उसके बाद मैं आपको विद SSL इसको आपको
परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ओके, बहुत छोटी सी लैब है। हम सिंपल अब यहाँ से EC2 सर्विस सर्च करेंगे। हम EC2 के ऊपर स्विच करते हैं। ओके, ये एक शॉर्ट सा मैं आपको EC2 का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये EC2 का डैशबोर्ड है। लेफ्ट साइड पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। सेंटर कंसोल में आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। हम सिंपल इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। सर्वर का नाम हम रखेंगे बूट कैम्प 2022। ओके, वो सर्वर का नेम उसने मांगा है, हमने वो दिया है। उसके बाद AMIs। अब AMIs मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह आपके पास विंडोज़ का, यूबंटू का या डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ISO इमेज होता है, सेम डेट आपकी AMI यहाँ पे एक्ट करती है। गॉट द पॉइंट? जी, मुझे थम्स अप करके बताएं कि काइंडली ये रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, AMI इसको हम कहते हैं Amazon मशीन इमेज। ठीक है, जिस तरह आपके पास विंडोज की ISO इमेज होती है ना इंस्टॉलेशन के लिए, होती है ना जी, मुझे कंफर्म। राइट, बिल्कुल बिल्कुल होती है। उसी तरह ये आपके ISO इमेजेस हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हम किसी VM इंस्टॉल करते हैं तो उसकी भी ISO इमेज होती है। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ये इसी तरह। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप जस्ट के आपने कितने VCQs आपको चाहिए, कितनी रैम चाहिए। सो अभी टेस्टिंग के लिए हमारे पास 1 VCQs एंड 1 GB रैम सफिशिएंट। टेस्टिंग करनी है उसके लिए, ये कोई बड़ी नहीं है। इवन मैं आपको ये बता दूं कि एप्लीकेशंस जो कि डेवलपमेंट स्टेज पे होती हैं ना, उसके लिए भी हम ये स्पेसिफिकेशंस को यूज करते हैं इजीली। ठीक है, की पेयर। अब सर्वर को आपने क्या करना है, एक्सेस करना है ना। आपने सर्वर के अंदर जाना है, सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। तो सर्वर को समझ लीजिए एक किस्म के इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर पासवर्ड होता है की। ये सर्वर जब क्रिएट होगा तो उसके अंदर ये AWS खुद ब खुद इंटीग्रेट कर देगा उस सर्वर के अंदर, और जस्ट हम उस की को देकर सर्वर को एक्सेस कर रहे होंगे। वो की अगर वैलिड होगी हमारी तो हम सर्वर के अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज हम सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। सो सिंपल स्टार्ट है, मैं यहाँ से क्रिएट न्यू की पेयर करूँगा। की पेयर का टाइप हमारी RSA होगी और डिफॉल्ट फॉर्मेट PAM होगा। PAM हम यूज़ करते हैं यूबंटू मशीन्स के ऊपर, लाइनक्स मशीन्स के ऊपर सर्वर को एक्सेस करने के लिए। इवन आप CMD के अंदर भी PAM की को यूज़ कर सकते हो। और PP के आपके पास एक टूल होता है PuTTY, उसके थ्रू अगर आपने सर्वर को एक्सेस करना है तो फिर आप PP के फॉर्मेट को यूज़ करोगे। तो की पेयर का नेम हम देते हैं यहाँ पे बूट कैम्प। ठीक है, यहाँ से हम क्रिएट की पेयर करेंगे। की पेयर के बारे में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि की पेयर इज ओनली वन टाइम। सर्वर क्रिएट करते हुए डाउनलोड होगा, अगर आपके पास से ये डिलीट हो जाता है तो उसके बाद आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, आपको न्यू की पेयर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों से कौन मुझे ये बताएगा कि अपाची की पोर्ट क्या होती है? जी, I guess 80 80 होती है। एग्जैक्टली, सिंपल 80 होती है। आप पोर्ट को चेंज भी कर सकते हो, 80 कस्टमाइज पोर्ट आती है। ठीक है, अब SSH की ट्रैफिक होती है कि सिक्योर शेल। सबसे पहले हम SSH से स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स में हम अपनी पोर्ट्स दे देते हैं कि भाई ये मेरी पोर्ट्स हैं, सिर्फ इन पोर्ट्स के ऊपर से जो ट्रैफिक आएगी उसको सर्वर के अंदर जाने देना है, अदरवाइज किसी को नहीं जाने देना। ये नेटवर्किंग का पार्ट है। सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल।
ठीक है, SSH मैं उसको अलाउ करूँ, मैं उसको करूँ HTTPS आपका सिक्योर SSL के साथ होता है, हम SSL भी इंस्टॉल करके यहाँ पे देखेंगे। और HTTP ट्रैफिक हमें इंटरनेट के लिए चाहिए, क्योंकि SSL इंस्टॉल करने के लिए हमेशा ये बात रखिएगा कि बात याद रखिएगा कि वो पहले HTTP के ऊपर वेरीफाई करेगा, देन वो आपको SSL एलोकेट करता है। गॉट द पॉइंट? अब उसके बाद नीचे हमारे पास है स्टोरेज। ये जो स्टोरेज होती है ना, ये आपकी होती है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जिसको हम बूटेबल डाटा जिसके अंदर स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक द C ड्राइव इन योर विंडोज। कि ubuntu सर्वर के जितने कर्नल्स, जितनी बेस फाइल्स हैं, वो सारी स्टोरेज के अंदर स्टोर होंगी। उसके अलावा आप अपनी स्टैटिक फाइल्स भी रख सकते हो, बाद में अभी हम रखेंगे, सो ऑब्वियसली आप यहाँ पे रख सकते हो। फॉर लैब फॉर दिस बूट कैंप 8 GB इज वेरी सफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ मजीद ऑप्शंस आती हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आप रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस कर सकते हो। IAM इंस्टेंस प्रोफाइल, अगर आपने बैच स्क्रिप्ट लिखना है तो आप यहाँ से IAM इंस्टेंस प्रोफाइल आपके होते हैं रोल्स। AWS के अंदर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट AWS की एक सर्विस दूसरी सर्विस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, अब हमने बात की थी कि हम SP से कोड लेके आएंगे, अगर मैं रोल अटैच नहीं करूँगा तो SP से कोड नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हमें रोल अटैच करना है, तो मेरे पास यहाँ पे रोल ऑलरेडी बना हुआ है। अगर हम उसको देख लेते हैं, यहाँ पे ये मेरे पास रोल एक बना हुआ है EC2 S3। ठीक है, मैंने EC2 को अलाउ कर रहा हूँ कि S3 के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी आपकी जो सेटिंग्स हैं ये DNS रिलेटेड है, हम इसको यहाँ पे स्किप करें। और ये सबसे एंड पे यूज़र डाटा है कि अगर आपके पास कोई बैच स्क्रिप्ट हो, आप यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से सारी एग्जीक्यूशंस करवा सकते हैं। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज़ नहीं है, तो मैं आपको सिंपल एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कमांड्स, और उसी कमांड्स को मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपका स्क्रिप्ट बन जाएगा। सिंपली मैंने लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक किया, मेरा इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च होना शुरू हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। ओके, अब ये उसने मुझे एक इंस्टेंस आईडी दे दी है कि ये आईडी है आपकी इंस्टेंस की, जो कि मैंने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, इंस्टेंस को आप देख लें, पेंडिंग स्टेट में हमारे पास आ रहा है, और ऑब्वियसली रनिंग स्टेट में आ गया है। स्टेटस चेक्स होते हैं, ये कर्नल को और बाकी चीज़ों को चेक करके यहाँ पे हमें 2x2 का चेक देगा। ओके, जितनी देर में 2x2 चेक्स आते हैं हमारे पास, हम सिंपली इंस्टेंस को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये चेक बॉक्स है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से कनेक्ट की कमांड है, और ये देखें मुझे SSH उसने कमांड दे दिया। ठीक है, अगर तो आप ubuntu को यूज़ कर रहे हैं तो ये जो 3rd नंबर पे लिखी हुई कमांड है, ये आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने उस डायरेक्टरी के अंदर जाना जिधर आपके पास की स्टोर्ड है। ठीक है, देन आपने ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, और देन आपने ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, अगर 4 स्टेप को आप स्किप करके जो एग्जाम्पल वाली कमांड है इसको यूज करोगे तो आप उसके साथ कनेक्ट करोगे। विंडोज के अंदर हमें परमिशंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं सिंपली यहाँ से इस कमांड को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास ये की पड़ी हुई है, ये की है ना bootcamp.10। मैं सिंपल ऊपर इधर लिखूंगा CMD मेरे पास ओपन हो गया। मैं यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करूंगा और मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा, और ये सर्वर अब मुझसे पूछे कि आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट, मैं कहूँगा यस। ठीक है, ये हम सर्वर के अंदर आ गए हैं। अच्छा, सर्वर जब भी आप स्पिन करें, जब भी सर्वर क्रिएट करें, उसको SSH करें, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि sudo apt-y, सॉरी अपडेट हमारा मिस हो गया है, हम यहाँ पे अपडेट करते हैं।
अपडेट का मतलब क्या होता है कि मेरे सिस्टम के, मेरे सर्वर के जितने पैकेजेस हैं उनको अपग्रेड कर दो। गॉट द पॉइंट? ओके, उसके बाद हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, वो होगी हमारी अपग्रेड हाइफन वाई की। ठीक है, पैकेजेस अपग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो कुछ पैकेजेस का उसने हमें इशू दिया है। हम अगेन अपडेट की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ये बाय डिफॉल्ट पीछे से सर्वर लेवल का इशू है, हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये कर्नल लेवल के इशूज हैं। ठीक है, हम सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपाची इंस्टॉल करेंगे। उसकी कमांड होती है इंस्टॉल अपाची 2। अपाची 2 को यूज करोगे, ठीक है, अपाची के सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। और हाइफन वाई का क्या मतलब है कि भाई मेरे से आपने कुछ नहीं पूछना, ऑटोमेटिकली सारा कुछ इंस्टॉल कर देना। और एपीटी इज एन पैकेज मैनेजर फॉर Ubuntu 22। मैं जस्ट एंटर प्रेस करूंगा, मेरे पास इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, अब मैं इसको कहूँगा sudo system start 2-5। अब इस कमांड पर के सिंपली वो अपाची की सर्विस को स्टार्ट कर देगा। systemctl इज एन सर्विस, systemctl एक पैकेज मैनेजर है जो सर्विस को क्या करेगा, स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें हाइफन वाई नहीं देना था। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको करूंगा स्टेटस अपाची की सर्विस हमारे पास रनिंग फॉर्म के अंदर आ गई है। ठीक है, अब एक कमांड यहाँ पे और है, मैं स्टेटस की जगह करूंगा इनेबल। इनेबल में क्या करेंगे हम, sudo systemctl इनेबल अपाची 2। इनेबल का काम क्या होगा कि हमारा सर्वर जितनी मर्जी दफा रीस्टार्ट हो जाए, रीबूट हो जाए, स्टॉप हो स्टार्ट हो जाए, अपाची की सर्विस ऑटोमेटिकली हमारी रनिंग फॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन हमारे पास होती है वो होती है var www html मौजूद है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ से मैं इंस्टेंस आईडी के अंदर जाता हूँ, आईपी कॉपी करता हूँ यहाँ से और आईपी को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मुझे बाय डिफॉल्ट अपाची का वेब पेज वो करेगा, सिंपल स्टेट। ठीक है, ओके, वापस हम यहाँ पे आते हैं। अब AWS की CLI है ना, वो Ubuntu के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं मिलती, Amazon Linux के अंदर मिलती है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे apt sudo AWS CLI। ठीक है, ये AWS की CLI हमारे लिए इंस्टॉल करेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा AWS S3 helpdesk। मैं उसको कह रहा हूँ कि AWS S3 की जितनी बकेट्स हैं मैं बस यहाँ पे लिस्ट करता हूँ। सो मेरे पास ये बकेट्स है ना, वो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं। ठीक,
अब हमने क्या करना है कि कोड यहाँ पे कॉपी करना है HTML डायरेक्टरी के अंदर। मैं अभी यहाँ पे ls करता हूँ, सिर्फ index.html की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, और इस पर हमें क्या मिल रहा है, डिफॉल्ट पेज मिल रहा है, ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा कॉपी करेंगे बूटस्ट्रैप वाली पैकेट से। उसकी कमांड होती है aws s3 बकेट का नाम क्या है हमारा, POTTCAMP2022 डालेंगे हम, उसके बाद और यहाँ पे डॉट। अब मैं उसको क्या कह रहा हूँ, सॉरी एक चीज हम यहाँ पे मिस करके AWS S3 अब इस कमांड का क्या मतलब है कि मैं उसको कह रहा हूँ कि AWS S3 ये उसकी सिंटैक्स है प्रॉपर। सिंक की कमांड का मतलब है कि रिकर्सिवली सब फाइल्स और फोल्डर्स को कॉपी करो, और इसमें मैं पाथ बता रहा हूँ कि भाई ये बकेट है, यहाँ से कॉपी करो / उसके बाद स्पेस लेके डॉट का मतलब कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर सारा कुछ ले आओ। गॉट द पॉइंट। मैं इस कमांड को सिंपल एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, अभी उसने मुझे एरर क्यों दिया है, कि वो एरर इसलिए दिया है कि वी आर नॉट द रूट यूजर, हमें सूडो के समान, ठीक है, सूडो जो होता है ना रूट यूजर होता है, कमांड्स एग्जीक्यूट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मैं सूडो के साथ इसको कॉपी करूंगा, ये मुझे सारा कुछ यहाँ पे ले आएगा, उसने सारा कुछ कॉपी कर दिया। ओके, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ इसको, -ऑल करता हूँ, मेरे पास सारी फाइल्स यहाँ पे शो हो गई हैं। अब हम सेम उसी ब्राउजर में जाते हैं, उसी आईपी को हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे पेज चेंज हो जाएगा। सो ये चीज हमारी यहाँ तक हो गई। अच्छा, अब हम इस आईपी एड्रेस को, जो लास्ट पार्ट है हमारा इस आज के दिन का, हम इस आईपी एड्रेस को बाइंड करेंगे अपनी एक डोमेन नेम के साथ, और उसके बाद मैं उसके ऊपर आपको SSL इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। हम यहाँ से Route 53 एक DNS सर्विस हमें मिलती है AWS की, हम उस पर जाएंगे। सर राउट 53 एज अ वेब सर्वर भी काम करती है ना? नहीं, Route 53 आपका DNS सर्वर है, जिसमें GoDaddy आपको DNS की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, उसी तरह Route 53 भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, यानी जैसे विंडोज एनवायरनमेंट में DNS सर्वर होता है, AWS में हम राउट 53 कह सकते हाँ, हैं। ये आपको DNS रजिस्ट्रार या डोमेन आपने रजिस्टर करनी हो, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपल इसको एडिट करूंगा रिकॉर्ड को, यहाँ पे आईपी अपना पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, सिंपल स्टेप। ओके, कमिंग बैक टू द कंसोल, यहाँ से हमने जाना है etc apache 2/sites अवेलेबल के अंदर, यहाँ पे हम ls करेंगे तो हमारे पास 000 default.conf के नाम से फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। हम करेंगे sudo 000 default.conf, एंटर प्रेस करेंगे हम, ठीक है। वर्चुअल होस्ट के अंदर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे अपनी पेस्ट आउट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट की प्रेस करना ना भूलिएगा, इंसर्ट के साथ ही आपको इंसर्ट करने देता है, ठीक है। मैं यहाँ से वर्चुअल होस्ट की जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस हैं सारी की सारी ख़त्म करूँगा और यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशंस रखूँगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
रिगार्डिंग दिस कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। अदील का क्वेश्चन है, इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ GUI इन EC2? हाँ, हम GUI को कर सकते हैं EC2 के अंदर, उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं जो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं और हमें GUI मिल जाती है, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन सर्वर्स। GUI को यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है बाइपिक मिश्रा का, कैन यू शो अस अटैचिंग एक्स्ट्रा वॉल्यूम टू द EC2 एंड हाउ टू माउंट इट एंड एक्सेस इट? सॉरी, वी कांट डू दिस राइट नाउ। Inshallah in future when we will plan another boot camp, in that boot camp we will do this, because it takes time. We can do this but it takes time, so we have very poor time. We have almost left with 15 minutes, so we have to wrap up this. Okay, these are the questions. इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैं यहाँ नो सर इसमें ये जो आपने एडिटर खोला है बीम एडिटर, सर इसमें हम क्या करेंगे? कुछ एडिटिंग करेंगे सिंटैक्स वगैरह में? हाँ, देखो, हमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल होस्ट मिला था, हम उसको स्किप कर रहे हैं। हम अपना एक वर्चुअल होस्ट यहाँ पे बना के रखेंगे, ठीक है? हम जो उसके अंदर अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस दे रहे होंगे। ठीक है सर। Just give a moment. कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें। Any questions? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं AWS की सर्विसेज के साथ लिनक्स का कितने परसेंट रोल है, कितने परसेंट यूज होता है? या मोस्ट हम ये आप सबके लिए है कि क्लाउड और डेवऑप्स, इन दो फील्ड्स के अंदर इफ यू वांट टू बी इन, सो यू हैव टू नो अबाउट द लाइनक्स। विदाउट लाइनक्स आप इस फील्ड के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। लाइनक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस वक्त मैं जितना काम कर रहा हूँ सर, ये सारा लाइनक्स है, ठीक है? विदाउट लाइनक्स आप नहीं सर्वाइव। राइट, और इसमें कोई प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग के लिए भी लैंग्वेज यूज होती है, जस्ट सिंपल कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल दैट? अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट को देखें तो उसके अंदर सिंपल इज दैट कि आपका जो कह लें कि प्रोग्रामिंग एज सच नहीं आती, ठीक है? तो द डेवलपर एसोसिएट, तो वहाँ पे वो आपको लास्टिंग प्रोग्रामिंग आएगी, क्योंकि वहाँ पे सारा काम आपको फिर इस तरह से करना पड़ता है। राइट, और मोस्टली कौन सी लैंग्वेज यूज होती है इसमें स्क्रिप्टिंग के लिए? स्क्रिप्टिंग के अंदर बैश लैंग्वेज यूज होती है। बैश के अंदर सिंपल कुछ भी नहीं होता। जो कमांड्स हमने अभी मैनुअल एग्जीक्यूट किया ना सारी, आप उसको एक फाइल के अंदर लिख दो और उस फाइल को टॉप पर #!bin/bash, सिंपल स्टार्ट, ये बैश स्क्रिप्ट आपका तैयार हो जाता है। मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस जो हमारे इस कोर्स के अंदर यूज हो रही होगी वो हम उसको यूज करेंगे। YAML हमारी कहीं पे आएगी जाके, लाइनक्स और YAML।
Sorry, actually, can you please repeat this code? In which format we save this bash script हैश, to execute? हाँ हैश Hash. एक्सक्लेमेशन मार्क फॉरवर्ड स्लैश Okay. बिन फॉरवर्ड स्लैश बैश। मैं आप लोगों को अभी एग्जीक्यूट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट कि किस तरह बनता है। Okay. Okay. Yeah. Thank you. ठीक है, ओके। सो वेरी गुड। हम स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाते हैं एक AWS के, हमने इंस्टॉल करना है अपना SSL उसके लिए। सो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo vi SSL डॉट sh। बैश स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन आपने डॉट sh रखनी होती है। मैं उसको यहाँ पे प्रेस कर दूँगा, इंसर्ट करूँगा मैं यहाँ पे। ओके, देन अब हमें यहाँ पे इतनी कुछ आई विल जस्ट ऐड द कमांड्स, क्योंकि कमांड्स बहुत लेंथी हैं। सो ओके, सॉरी, इससे पहले हमने एक चीज़ करनी थी। यहाँ पे हम करेंगे हैश एक्सक्लेमेशन मार्क फॉरवर्ड स्लैश पिन फॉरवर्ड स्लैश बैश, उसके बाद हम एंटर करेंगे, फिर हमारी ये कमांड आ जाएगी, फिर हम एंटर करेंगे, उसके बाद हमारी ये कमांड आएगी। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे कमांड्स इसलिए तो आप लोगों के लिए पेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो आप लोगों के लिए काफ़ी ये ज़रा मुश्किल हो गया होगा अब तक यहाँ पे बैठना। ठीक है, ये कमांड्स हैं। उसके बाद हमारी सिंपल ये मैं बैश स्क्रिप्ट ही आपके लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे इतनी। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन कमांड्स का एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सिंपल। सबसे पहला काम क्या करें हैं कि सर्टबोर्ड का हमने SSL करने फ्री, तो उसके अंदर हमें पाइथन चाहिए होता है, सर्टबोर्ड चाहिए होता है, अपाची के कुछ पैकेजेस होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं। फिर हम अपाची की कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम अपाची के सर्विस को रीलोड करेंगे और एट द एंड हम इस कमांड से एग्जीक्यूट करेंगे सर्टबोर्ड को। सर्टबोर्ड हमसे प्रॉम्प्ट मांगेगा कुछ चीज़ों का, हम उसका आंसर करेंगे और उसके बाद हमें SSL इंस्टॉल करके दे देगा। यहाँ से सिंपली मैं स्केप करूँगा और WQ करूँगा। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है कि मैं अभी यहाँ पे ls-all करके दिखाऊँ, तो ये मेरा स्क्रिप्ट है SSL.sh का। इसके अंदर ना रीड राइट की परमिशंस हैं, अभी एग्जीक्यूशन की नहीं है, तो मुझे एग्जीक्यूशन की परमिशन भी देनी है। तो एग्जीक्यूशन की परमिशन देने के लिए मैं करूँगा sudo chmod 744 SSL। ठीक है, सिंपल स्टार्ट। परमिशन मैंने इसकी चेंज कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, sudo ./SSL.sh में यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, ये स्क्रिप्ट हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। जो प्रॉम्प्टिंग उसको चाहिए होगी, मेरे से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं साथ के साथ इसको दे दूँगा। ठीक है, अब वो मेरे से ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो मैं उसको ईमेल एड्रेस दे दूँगा z.azmit@lpstech.com। सिंपल स्टार्ट, ये हमारे साथ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सारा कुछ हम स्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें किस तरह हो सकती हैं। वो मेरे से डिफरेंट जो है वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन हो रही हैं उसके पर एग्रीमेंट कर रहा है और सर्टिफिकेट से डिफरेंट चीज़ें पूछ रहा है, वो हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। अब ये देखें वो डोमेन्स मेरे से पूछ रहा है, मैं इसको करूँगा एंटर। मुझे दोनों डोमेन्स के ऊपर चाहिए, वो मुझे SSL इंस्टॉल करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, ये मेरा SSL सर्टिफिकेट डिप्लॉय हो गया और उसमें मुझे एंड पर क्या कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली इनेबल्ड। ठीक है, अब हम ब्राउज़र पे आते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे techstack.click, हम इसको एंटर करेंगे और ये हमारे पास एक सिक्योर साइट पूरी की पूरी विद डोमेन नेम आ गई है।
दिस इज द आवर डे 1 सर्टिफिकेट वैलिड मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने अभी इशू किया सैटरडे November 5, ठीक है। टाइम ऑब्वियसली ये जिस जोन के अंदर वो उसने एग्जीक्यूट किया उस टाइम के है। सो ये हमारा SSL है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछें। ये आज हमारा डे 1 था। पोर्ट 80 से पोर्ट 443 में कैसे आप रीडायरेक्ट करें? आई मीन व्हेन वी हिट टेक स्टेक डॉट समथिंग देन इट गोज टू पोर्ट 80 राइट? यू हैव रिटन। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर्ट पोर्ट के अंदर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली ना पीछे रीडायरेक्शन लगा देता है। आप जब SSL करते हो ना रीड राइट के रूल्स वो ऑटोमेटिकली लगा देता है। मैं आपको जाके वहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। Ubuntu 22 के अंदर वो उसने ये काम जो है ना करना शुरू कर दिया। ls हमारी है 000-default.com। मैं अब आपको इसके अंदर जाकर दिखा देता हूँ। मैं ये देखें उसने खुद रीराइट रूल लगा दिया है, ठीक है। ये देखें ये रीराइट रूल नजर आ रहा है आपको एंड पे सबसे ये वाला। यस यस Ubuntu 22 के अंदर वो ऑटोमेटिक कर देता है। इससे प्रीवियस जो Ubuntu के वर्जन था वो आपसे पूछता है कि आपने 80 को 443 पे रीडायरेक्ट करवाना है। अगर आप यस करोगे तो वो रीडायरेक्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। and for route 53 you have redirected the route 53 name to this instance. यहाँ जस्ट सिंपल स्टैट मैंने उसका IP एड्रेस जिसमें आप बाकी डोमेन नेम्स में IP एड्रेसेस को बाइंड करते हो उसी तरह मैंने यहाँ पे बाइंड किया और वो यहाँ पे हमें ले गया है। Can you show me that configuration? About what? Route 53 to redirect to this instance in route 53. Okay, this is the route Yes. 53. Here I added the A record. By default, for IP addresses we use A record. I just added the server IP address here, so it knows the path where I have to net the traffic. Okay, that's good. Thank you so much. Sir, I have one question. Sorry. What is the difference between? It is not relevant to this course, but the question is in my mind for more than many days. What is the difference between A record and C name? Okay, if you can answer. Thank you. Exactly, very good question. बेसिकली जो आपका ए रेकॉर्ड होता है ना वो आपने जब अपनी वेब ट्रैफिक को किसी स्पेसिफिक IP एड्रेस के ऊपर रिजॉल्व करवाना हो आप तब यूज करते हो, ठीक है। आपने ट्रैफिक को राउट करवाना हो फ्रॉम डोमेन नेम टू IP एड्रेस, ओके। और सी नेम रेकॉर्ड आप तब यूज करते हो जब आपने वन डोमेन नेम टू एंड अदर डोमेन नेम ट्रैफिक को राउट करवाना हो, ठीक है। लेट ये देखें, बल्कि यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगी। ये देखें textstack.click है, इसके ऊपर मेरा क्या लगा हुआ है ए रेकॉर्ड, ठीक है। ट्रैफिक मेरी किधर लैंड करी है इस IP एड्रेस के ऊपर। इफ समवन यूज www.textstack.click में उसको कह रहा हूँ कि उसको रीडायरेक्ट कर दो textstack.click के ऊपर। सो एक डोमेन नेम से दूसरे डोमेन नेम के ऊपर अगर आपने रिजॉल्व करवाना हो तो आप सी नेम को यूज करोगे, और अगर आपने डोमेन नेम टू IP एड्रेस रिजॉल्व करवाना हो तो आप ए रेकॉर्ड को यूज करोगे। गॉट द पॉइंट? Yes, got it. Thank you. जी, एनी अदर क्वेश्चंस? And at last, can you just give the overview of how we can attach extra volume? Just an overview and how to mount it. How to mount it? Okay. Let me show you. We just need to create an volume, and then we go to the settings. We can attach the volume. Let me show you how we can do that. I hope we can do this.
simple stat will, okay. By the way, we can increase the volume. Yeah, that needs to sort of the EC2 instance right there, Yeah. right? Uh, But what we have to add extra volume without sorting it down. okay, let us create. I just go to the volume. I select the general purpose SSD. I change the volume size. I have created. Okay, for mounting the volume, extra volume, always keep in mind that your EC2 server and your new EPS volume both should be in the same availability zones. If they are in different availability zones, you can't map. Got the point? First thing Yes, yes. to attach the extra volume is that the availability zone should be the same. In our case, our server availability zone is 1B, so we have to create the volume in 1B. Okay, rest of the settings will remain the same, and just we will click on create the volume. Our volume is being under creating process. Once it will be completed, then okay, it's completed and it's in available state. Now just I select the volume, I will go to the actions. I will select attach volume. This is the instance. I will select device name. This will be our root volume because we have already one volume, so for this volume it will use this device name, and I will click on attach volume. So simple is that our volume is attached. Now how to mount it and access it, that is remaining. Repeat the question. When we attach this volume, then we can directly use it in our EC2 instance, or we have to mount it? Yeah, once you have attached, you have to execute few commands, then you can use this. Because if you don't execute that commands, by default that root volume will be used. Whenever you will install anything, it will go to the root volume. The server volume is attached. Let me show you with few commands. I would recommend I will share the documentation with you. You can use that documentation to see how you can. Okay, let me first of all let me clear my screen. Then we will use df-h. So you can see this is a file system. Let me show you the volume. Volumes to list the volumes, there is a command called lsplk. LSBLK is good. Okay, you can see that by default we have only one volume that is being showed here, but you have to do the mountings. Let me share the documentation with you to how you can mount. Any other questions? अच्छा ये बताइएगा इसमें जो आपने कोर्सेज मेंशन किए हुए हैं जिसमें ये लिनक्स फॉर बिगनर्स एंड ओपन सोर्स वाइप जो लिंक भेजा है आपने, ये कोर्सेज फ्री हैं लेकिन इसका कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह भी हैं, जस्ट नॉर्मल बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड? ये जस्ट फ्री है। हाँ, सर्टिफिकेशंस भी इनकी मिलेंगी या जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस? इट्स जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। राइट। और मुझे बताइए कि जैसे ये टोटली AWS की फील्ड जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें ये क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो अगर हमें एज ए डेवऑप्स इंजीनियर या जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर जॉब सिक्योर करनी हो तो दैन हमें मेन जो पॉइंट्स हैं, सर्विसेज हैं जो AWS प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल किन पे फोकस करना चाहिए ताकि हम एक जॉब सिक्योर कर सकें? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बीइंग एन डेवऑप्स इंजीनियर, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपका जब भी पाथ स्टार्ट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्लाउड लाजमी लर्न करें।
ठीक है। उसकी वजह ये है कि क्लाउड, विदाउट लर्निंग क्लाउड आप डेवऑप्स की तरफ नहीं जा सकते। क्लाउड इज द मस्ट, ठीक है। डेवऑप्स का नाम है ऑटोमेशन का, डेवऑप्स आपको मीन्स कहता है ऑटोमेशन। आपने ऑटोमेशन करनी है तो उसके लिए पहले आपको मैनुअल काम करना आना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको मैनुअल काम करना नहीं आता आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैनुअल कोई भी क्लाउड सीखो। आई वुड रिकमेंड AWS सीखो। AWS मोस्ट स्टेबल और वाइडली यूज होने वाला क्लाउड है। उसके बाद फिर आप डेवऑप्स की तरफ जाओ। अब AWS के अंदर कोशिश करो कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन लाजमी हो एसोसिएट लेवल की। एसोसिएट लेवल की जब आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाए आप उसके बाद फिर डेवऑप्स की तरफ जाओ। और डेवऑप्स ओपन सोर्स, नॉट AWS डेवऑप्स। उसकी वजह ये है कि AWS हो या कोई भी क्लाउड हो, जब आप क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो तो वहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो कॉस्ट को मिनिमल रखने के लिए मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हमारे कहते हैं कि जी हमें ओपन सोर्स टूल्स चाहिए। ओपन सोर्स टूल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, उसमें आपके पास डॉकर आ जाता है जो कि कंटेनराइजेशन की सर्विस है। उसके बाद आपके पास गिट है, गिटहब है, यू मस्ट डोंट ऐड। फिर आपको एंसिबल आना चाहिए, आपको फिर जेंकिंस आना चाहिए, फिर आपको क्यूबरनेटिस आना चाहिए, फिर आपको टेराफॉर्म आना चाहिए। और इसके अलावा ये टूल्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लाइनेक्स फॉर बोथ AWS क्लाउड हो या आपका डेवऑप्स हो, लाइनेक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट लाइनेक्स आप सर्वाइव नहीं कर सकते। राइट। अच्छा, ये मीन्स कि आप कहना चाह रहे हैं कि लाइक अगर डेवऑप्स फील्ड में जाना है आपने, ये फिर कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो मैन्युअली टूल्स यूज़ करके अपनी सर्विसेज कर रहे हैं या AWS के थ्रू ले रहे हैं। नहीं, कंपनी पे डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिकली मैं अगर इन पाकिस्तान की बात करूँ ना, पाकिस्तान में आपके पास जितने प्रोजेक्ट्स हैं ना, मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेस प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड के अंदर ये होता है नॉर्मल प्रैक्टिस तो देखिए, अगर तो क्लाइंट नॉन टेक्निकल है तो उसको हम गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने इस तरह की ये चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो आपकी एस्टिमेशन से होती है। फर्स्ट मीटिंग होती है, उसमें आप टूल्स रिकमेंड करोगे, टूल्स के बाद क्लाइंट आपको कहेगा एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के ऊपर क्लाइंट डिसाइड करेगा क्या है। और ऑब्वियसली हमेशा एस्टिमेशन को आपने मिनिमल रखना होता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट में आपको ये बता दूँ कि एस्टिमेशन से ऊपर ही होगी, एस्टिमेशन से नीचे नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो एक चीज़ ये हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। नंबर 2, अब कंपनी से ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर तो आपकी कंपनी किसी पार्टनर नेटवर्क में रजिस्टर्ड है, लेट्स से AWS के साथ है या एज़्योर ने उसको ऑनबोर्ड किया हुआ है, तो फिर वो AWS या एज़्योर की सर्विसेज पर आपको कहेंगे रिस्ट्रिक्ट रहो। लेकिन अब कंपनीज के लिए ये मजबूरी बनती जा रही है कि उन्होंने ओपन सोर्स टूल्स की तरफ जाना है। डेवऑप्स बनता ही पूरा बनता तब है जब मैंने जो आपको टूल्स बताए, डॉकर, एंसिबल, जेंकिंस, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, गिटहब, लाइनेक्स, इसके ऊपर अगर आपकी ग्रिप अच्छी है यू कैन सर्वाइव। और डेवऑप्स डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन होता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर डेवलपर्स बहुत कम हैं, डेवऑप्स बहुत कम होंगे जिनको कोड की भी नोहा होती है, लेकिन यू कैन सर्वाइव बाय द टाइम आप कोड बेस को सीख जाते हैं। आई मीन अभी तो यस डेवऑप्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और काफ़ी फील्ड इनहेंस हो रही है पाकिस्तान में। डेवऑप्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो आपका जॉब स्किल भी बहुत अच्छा है। ओके, हमारे पास यहाँ पे वो पार्टिसिपेंट थे एनी अदर क्वेश्चन? Okay. सर सबसे पहले तो वो Sorry to interrupt you. By the way, can you please see that this is the volume that we have attached? We have created a 10 GB volume. This is the volume that we have attached to the server. I have not executed any command yet.
But if you want to make this volume and a root volume, then you have to execute few commands to make it a root volume. Without making root volume, can we use it or not? No, we can't use it because we have to make the mappings. If you see in the above, I have executed this command df-h. You can see the file system here. The file system is also of the root volume. So you have to make the configurations in order to use this volume. You have to make जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इसको हम रूट फाइल सिस्टम को तो हम नहीं छेड़ सकते आई थिंक, क्योंकि रूट फाइल सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये बेसिकली एज अ एडिशनल फाइल सिस्टम जो है ना, एज अ ड्राइव और माउंट पॉइंट के ऊपर ये माउंट होगा बेसिकली, और फिर इसको हम यूज कर सकते हैं। Exactly. बिल्कुल। By the Usman and validated root point, we can't disturb the root file system, root volume. We can mount it, we can use it. We have to make the symlinks, we have to make the mappings in order to use both of the volumes. But I will add one thing here. The best practice is that to not make another volume. Best practice is that try to increase the existing volume, because by default we have to use the file system, because file system contains all the kernel version, all the settings of the server. And that's in such cases where your root volume is being compromised, जिसके अंदर file system exist नहीं कर रहा होता, फाइल सिस्टम नहीं होता, लेकिन आपका कोड बेस वहाँ पे सारी पड़ी है और आपके पास कोई बैकअप नहीं है, एप्लीकेशन आपने वहाँ से उठा के लेके आनी है, तो आप उस केस के अंदर इजाफी तौर पे वॉल्यूम्स को पॉइंट लेते हो, वहाँ से डाटा अपना सारा कॉपी करके ले आते हो। आई हैव डन सच अ केस वेयर आई हैव टू यूज द वॉल्यूम। उस वॉल्यूम के अंदर से फाइल सिस्टम वगैरह सारे कॉम्प्रोमाइज हो गया हुआ था कि फाइल सिस्टम में से कुछ फाइल्स ऐसी थी जो कि बूटेबल फाइल्स थी, वो डिलीट हो गई थी और वो वॉल्यूम एक्सेसिबल किसी तरीके से नहीं था हमारे पास। सो उस केस के अंदर मुझे जाके ये वॉल्यूम अटैच करना पड़ा था, उसकी बाइंडिंग्स करवानी पड़ी थी और वहाँ से मुझे सारा डाटा वहाँ पे मूव आउट करवाना पड़ा था। सो आई थिंक बाइबक यू गॉट द पॉइंट। Yes, thank you. And you were sending me the link to how to mount it. Yeah, I will share the link. Thank you. जी कोई और क्वेश्चन है? Yes, sir. Can you please share links on all participant email so we can view? Okay. जी, any other question? Thank you. Sir, can you? No, sir. Sir, can you share your courses link? Okay, Mr. kindly share the course link with that AWS course link. And is it a best practice to make a separate user for every service, or we can use root to use all the services? No, very good question अब्दुल रहमान। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि AWS की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक दफ़ा आपने रूट अकाउंट बना लिया है तो उससे एडमिन एक्सेस का अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद रूट अकाउंट की एक्सेस की सर्विस होती हैं, सीक्रेट एक्सेस की होती हैं, वो डिसेबल्ड आपकी होनी चाहिए और रूट अकाउंट पर आपके पास MFA लगा होना चाहिए। नॉर्मली लोग इस बेस्ट प्रैक्टिस को यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से लास्ट वीक के अंदर मेरे पास 5 AWS के अकाउंट्स ऐसे हैं जिसके रूट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स या तो गूगल वर्कस्पेस की वजह से कॉम्प्रोमाइज थे या किसी और वजह से कॉम्प्रोमाइज थे, और हैकर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के सर्वर्स लगाए हुए थे और पर क्लाइंट ऑलमोस्ट $7,000 $8,000 का बिलिंग उनको कॉस्ट किया था। तो बेटर ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस आप अपने यूजर्स बनाएं और उन यूजर्स को लिमिटेड प्रिविलेजेस दें, फुल एक्सेस भी ना दें। एंड और पाकिस्तान में बिलफर्स एसोसिएट या इंटरनी लेवल की जॉब के लिए हमें जो आपने भी सर्विसेज मेन बताई हैं, डॉकर, कुबरनेटिस वगैरह, तो अगर हम उन्हीं को यानी कि फुली कंसंट्रेट कर लें तो जॉब मिलने का चांस वगैरह कितना 1% बढ़ जाता है? बिल्कुल, देखो जैसा मैंने आपको बात बताया, पहले कोई क्लाउड पकड़ो, क्लाउड से आपने इन सर्विसेज के ऊपर आना है। अगर तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, अब लेट्स से मैं एलबीस्टेक की बात करता हूँ कि हम क्या कर रहे होते हैं कि हम ये खाली कोर्स नहीं पढ़ा रहे होते आपको, इसमें असाइनमेंट, क्विज़ेस, प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं। सो जितना
ये वो टूल्स हैं आईटी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, जितना आप हैंड्स ऑन करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, क्लियर होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको जॉब मिलने में बहुत हेल्पफुल वो रहेगा। जॉब के चांसेस बेसिकली बहुत हाई हैं। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने एज एन एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की जॉब स्टार्ट की है। बेसिकली पाकिस्तान में मैंने अभी तक जिन भी कंपनीज में अप्लाई किया वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस लेवल मांग रहे हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस लेवल की जॉब्स आप ठीक कह रहे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सीवी के अंदर स्किल्स लिखी हुई है ना, प्रोजेक्ट्स अगर आपने 2-4 लिखे हुए हैं और आप उस प्रोजेक्ट को डिफेंड कर सकते हो तो आपके लिए कोई इशू नहीं होता। क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली डॉकर, एसक्यूएल, जेंकिंस, कुबरनेटिस की बात करें तो ये टूल्स इस वक्त मार्केट में इन डिमांड हैं और इसके एक्सपीरियंस बंदे ही वो मांगते हैं, क्योंकि बहुत रेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके लिए टूल्स यूज हो रहे हैं। छोटा क्लाइंट कभी भी इन टूल्स के ऊपर नहीं जाता। जी उस्मान। अच्छा सर, सॉरी, एक क्वेश्चन था छोटा सा। ये जो हमारा रूट फाइल सिस्टम, ये स्क्रीन आपकी नज़र आ रही है, इसमें जो रूट फाइल सिस्टम है हमारा स्लैश, ये इसके ऊपर हमारा एलवीएम बेस्ड है ये सिंपल है विदाउट एलवीएम है? ये एलवीएम बेस्ड होता है। कुछ ठीक ओएस हैं वो एलवीएम के ऊपर होते हैं, कुछ सिंपल भी यूज करते हैं। ये ओएस टू ओएस ठीक हो गया, ज़बरदस्त सर, ठीक हो गया। अगर तो एलवीएम है तो हम इजीली इसकी जो एडिशनल डिस्क लगी है हम उसको इसमें ऐड कर सकते हैं और रूट फाइल सिस्टम बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ एग्जैक्टली, आप कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। जी, किसी को कोई और क्वेश्चन? That's all from my side. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मुझे आप लोग एक ओवरऑल थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था, सो दैट अगर कोई यहाँ पे हमारी कमी कोताही रह गई होगी तो हम उसको कल कवर अप कर देंगे। Overall, it was very productive and informative for all of us. So I think मेरा नहीं ख्याल की चीज़ कभी याद करने वाली है थोड़ा सा लाउड बोलिए। Yeah, can you hear me? जी।